अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना। अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी हैं। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीयों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी? अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर
और सब्जियां बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? अरे तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे। लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है, तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला। बहू और बुलेट घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो, पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा,
बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू, सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में हाँ कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगी है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है, तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो, अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी, बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है, रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है, अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना? अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी,
पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी Please जाती share and subscribe my channel. Thank you. गाड़ी पे ही जाती।